हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 2 अगस्त 2022 ट्यूसडे। और आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम काफ़ी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आज का ये लेक्चर रहने वाला है, तो इसे ध्यान से और एंड तक पूरे लेक्चर को देखिएगा। स्टैटिक पोर्शन में जो हम आज डिस्कशन करेंगे उसमें फोक डांसेस को लेकर इसमें डिस्कशन करेंगे। साथ ही समझेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या है और वेटलैंड्स जो हैं वो किस काम के होते हैं और किस प्रकार से इनको जो नामित है वो किया जाता है। इसके बाद में जो हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कुछ डाटा और कुछ इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है, उसे भी कंप्लीट और पूरे तरीके से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिला के जो पूरा कंप्लीट जो डिस्कशन है वो यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही जो वीडियो है उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक जो चैनल है उसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो नए वीडियोस जो लेटेस्ट वीडियोस हमारे आते रहते हैं समय समय पर, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको हाथों हाथ यहाँ पर मिल जाए। तो अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के डाटा पॉइंट को। दोस्तों, आज के जो डाटा पॉइंट में बात यहाँ पर कही गई है कि हमारे जो संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो यहाँ पर जो सदस्य जो चुने जाते हैं, जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, इनमें जो आर्टिकल 80 और उसका क्लॉज 3 जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉमिनेटेड जो राज्यसभा के मेंबर हैं उन्हें उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से जो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो भी जो ल्यूडेड पर्सन है जो कि अपने एरिया में लिटरेचर, साइंस, आर्ट और कल्चर तथा सोशल सर्विस से रिलेटेड जो भी लोग हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट जो प्रदर्शन है वहाँ पर किया है लेकिन किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ा है, तो उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए, इस सब्जेक्ट को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके तहत जो है वो इनका नॉमिनेशन किया जाता है। और ये जो नॉमिनेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने 5 जो एमपीज हैं उनका नॉमिनेशन यहाँ पर किया है, जो कि जो सारे जो नॉमिनेशन है वो साउथ इंडिया से किए गए हैं। जो पहले जो नॉर्थ इंडिया से जो नॉमिनेशन किए गए थे उनकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं आई थी, तो इसी वजह से शायद जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये विचार किया है कि साउथ इंडिया से ही जो इस प्रकार का जो नॉमिनेशन है वो किया जाए। तो इन पर्सनैलिटीज में आप देखेंगे जो पीटी उषा है जो एक प्रसिद्ध एथलीट हैं, इनको यहाँ पर लाया गया है। इलियास राजा जो है उनको यहाँ पर एमपी बनाया गया है। विजेंद्र हेगड़े है जो है इनको यहाँ पर एमपी बनाया गया है। और जो वी विजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें यहाँ पर एमपी बनाया गया है। आर्टिकल 80 और उसका क्लॉज 3 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसे ये उन्हें ये पावर दी जाती है कि वो इस प्रकार से जो एमपीज हैं उनका नॉमिनेशन राज्यसभा में कर सकते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, पुराने जो एमपीज थे उनकी परफॉर्मेंस की बात करें और अटेंडेंस को लेकर सबसे पहले बात की जाए, तो सबसे जो कम अटेंडेंस यहाँ पर देखने को मिली है वो रेखा जो एमपी हैं उनकी देखने को मिली है। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर की जो यहाँ पर अटेंडेंस है वो देखने को मिली है। यहाँ पर देखा कि अटेंडेंस की बात करें तो सिर्फ 5% जो सदन की कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा लिया है। इसके बाद में जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने सिर्फ 8% उनकी यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिली है। एवरेज, अगर नेशनल एवरेज से अगर ज़्यादा की परसेंटेज अटेंडेंस की बात करें यहाँ पर, तो महेश जेठमलानी और राकेश सिन्हा ऐसे दो एमपी हैं, नॉमिनेटेड एमपी हैं, जिनका यहाँ पर परसेंटेज जो है अटेंडेंस का वो नेशनल लेवल से भी ज़्यादा ज़्यादा है। इसके बाद में डिबेट में पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो डिबेट में पार्टिसिपेशन जो रेखा तेंदुलकर, मैरी कॉम और सुब्रमण्यम स्वामी का देखें तो इनका जो पार्टिसिपेशन है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। और वही रेखा सिन्हा और केटीएस तुलसी का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछने की अगर यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो सारे जो एमपीज हैं जो यहाँ पर किसी न और कार्य से जुड़े हुए हैं उन एमपीज का रेशियो यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है। और नेशनल एवरेज से अगर
ज़्यादा की बात करें तो इन्होंने राम जेठमलानी ने और जो शबाना भारती है उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे हैं। प्राइवेट बिल यहाँ पर अगर पेश करने की अगर बात की जाए तो जो ऑलमोस्ट जो सारे एमपीज हैं वो यहाँ पर बिल्कुल नील उन्होंने प्राइवेट बिल पेश किया है। इसके बाद में अगर नेशनल एवरेज की बात करें जो कि तीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दो यहाँ पर देखने को मिल रहा है नरेंद्र यादव के द्वारा, राकेश सिन्हा के द्वारा। ये एक ऐसे एमपी हैं जिनके द्वारा हर फील्ड में यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। केटीएस तुलसी की भी अगर अटेंडेंस को लेकर अगर बात अगर छोड़ दी जाए तो उसके अलावा इन्होंने राज्यसभा का जो हर जो परफॉर्मेंस था उसमें अच्छा परफॉर्म करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो इस प्रकार से जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं उन्हें यहाँ पर नॉमिनेट तो किया जाता है, लेकिन उनके द्वारा जो भी वर्क उनको अलॉट होता है, जो भी एक एमपी का कार्य है, जो भी उसके जो फील्ड है उस फील्ड से संबंधित कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट अगर घोषित अगर किया जाए, इम्प्रूवमेंट की अगर बात चलाई जाए तो उनके द्वारा चलाई जा सकती है। लेकिन इस प्रकार का जो पार्टिसिपेशन का जो अभाव है वो यहाँ पर नॉमिनेटेड एमपीज के द्वारा देखा जाता है। और वो भी अगर नॉमिनेटेड एमपीज अगर ऐसा हो जो कि बिजनेस क्लास में हो, जो कि कोई आर्ट में हो, जैसे कि यहाँ पर देखा है वो एक एक्ट्रेस हैं तो उनका जो अदर वर्क है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं उनका प्रॉपर यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया जाता है। उसी को लेकर इस डाटा पॉइंट में जो डिस्कशन है वो किया गया है। दोस्तों अपनी पहली न्यूज़ में जो बात की गई है वो वापस से यहाँ पर मंकी पॉक्स को लेकर की गई है। शुरू में आपने देखा होगा सबसे पहले जो है एक मंकी पॉक्स का केस आया था, उसके बाद में एक और मंकी पॉक्स का केस आया जो कि दोनों बाहर से आए थे, जो कि फॉरेन में ये लोग घूम के आए थे। इसके बाद में एक न्यू दिल्ली में एक केस आया, वो यहाँ का लोकल केस था, वो भारत से बाहर भी नहीं गया था, जो यहाँ पर यहाँ की वजह से उसे जो है ये इस प्रकार की बीमारी मंकी पॉक्स हो गई थी। और अब हाल ही में ये पता लगा है कि जो मंकी पॉक्स की वजह से एक जो पर्सन है उनकी थ्रिसुर में डेथ हो गई है। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो एक 22 साल के बच्चे की यहाँ पर जो मंकी पॉक्स है उसकी वजह से यहाँ पर मौत हो गई है। ये जो हैं पेशेंट भी यूएई में ही यहाँ पर पॉजिटिव आए थे, उसके बाद में इन्हें यहाँ पर लोकल जो हॉस्पिटल है उसमें यहाँ पर इनको एडमिट किया गया था। जो इसमें जो सिम्टम थे वो यहाँ पर मंकी पॉक्स के दिखाए जा रहे थे, और नेशनल जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसके सैंपल को कंफर्म किया है और कहा है कि जो इनकी जो डेथ है वो मंकी पॉक्स के कारण ही हुई है। मंकी पॉक्स एक इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से इसको एक इस स्थिति में देखा जाए कि इसकी वजह से किसी की मृत्यु हो जाए या बहुत बड़े लेवल पे इसका जो डिजास्टर है वो झेलने को मिले। लेकिन जो इसका जो परसेंटेज ऑफ फैटेलिटी रहता है वो 0 से 11% का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि अभी हाल ही में 3 से 6% का यहाँ पर जो फैटेलिटी रेट है उसका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूएस, यूके और इसराइल जैसे देशों में भी यहाँ पर इसके मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो हाल ही में देखने को मिले हैं। इसके अलावा अफ्रीका की कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर जो मंकी पॉक्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर इस आर्टिकल में ये सजेशन दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को पब्लिक को एकदम जो एक्चुअल जो चीज़ है वो बता के यहाँ पे चलना चाहिए, और जो भी प्रिकॉशंस उनके द्वारा लिए जा सकते हैं उन प्रिकॉशंस को यहाँ पर पब्लिक को बताना चाहिए, उन्हें यहाँ पर अवेयर करना चाहिए कि इस प्रकार से वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तभी जो कोविड-19 के समय पे अगर हमने कुछ सीखा होगा तो वो यहाँ पर फुलफिल हो सकेगा, नहीं तो मंकी पॉक्स की भी जो हालत है वो खराब होते यहाँ पर समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक मृत्यु यहाँ पर जो पहले है वो हो चुकी है पहले ही, और इसके बाद में इसका जो बढ़ने का जो सिलसिला है वो अब किसी भी वक्त जारी हो सकता है, शुरू हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलने वाली ये बीमारी है जो कि एक क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है। एयरबोर्न डिजीज नहीं है जिससे कि ये कोई व्यक्ति एयर में किसी प्रकार का अपना कोई भी थूक या छींक की वजह से एयर में वायरस चले जाए और उसके बाद में जो पर्सन है वो बीमार हो जाए, ऐसी स्थिति इसमें नहीं बनती है। लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिशन, क्लोज कॉन्टैक्ट और इन सारी चीज़ें से कोई भी कंटेमिनेटेड अगर कोई वस्तु है उसे अगर आपने छू लिया तो उसमें
जो ये वायरस है संक्रमण उसका फैल जाता है। तो इसी प्रकार जो चीज़ें हैं उनको कम्प्लीटली हमने डिस्कशन इसका पहले भी किया है, यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो मंकी पॉक्स से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें आप फिर से जो पुराना हमारा जो लेक्चर है उसमें मंकी पॉक्स का जो कंप्लीट आर्टिकल है वो दिया हुआ है, उसे रिवाइज कीजिएगा। और जो मेन मेन जो इम्पोर्टेंट बात थी इस आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। इस न्यूज़ में दोस्तों जो बात की गई है वो एक एप्लीकेशन के बारे में बात की गई है जिसे कि अल्फा फोल्ड का नाम यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो प्रेडिक्शन है वो किया जाता है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का। 3D में यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की यहाँ पर की जाती है। और ये एक कंपनी के द्वारा ये सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया है, उसमें गूगल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और डीप माइंड करके एक कंपनी है जो कि गूगल की ही एक कंपनी है जिसने जो अल्फा फोल्ड है वो यहाँ पर डेवलप किया है। अल्फा फोल्ड के द्वारा इसको जो चलाने वाले लोग हैं वो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो 217 जो मिलियन यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, सॉरी 214 मिलियन जो यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे कि यूनिप्रोट कहा जाता है। यूनिवर्सल जो प्रोटीन का डाटाबेस है उसका उन सब का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है वो 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया गया है। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात की गई है कि गूगल ने एक ऐसा जो डेवलपमेंट है वो किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस यहाँ पर डेवलपमेंट है वो किया गया है, जो कि रियल लाइफ में जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है वो 3D में यहाँ पर प्रेडिक्ट कर देता है। सिर्फ यहाँ पर जो प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर इंसर्ट करना होता है और वो इंसर्ट करने के बाद में जो उसका 3D स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर बन के आ जाता है। तो इस प्रकार से 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन के आ रहा है वो बायोलॉजिस्ट के लिए और जो और क्योर डिजीज में जो रिसर्च का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर सिद्ध हो सकता है। जैसा कि जो कोविड के केस में आप देखें कि कोविड-19 के वायरस के जो प्रोटीन है उस प्रोटीन से संबंधित जो भी डिटेल है वो यहाँ पर निकल के आ सकेगी। तो इस प्रकार से जो इसका जो वर्क है वो ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर बात की गई है। इंडियन कम्युनिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इस बात को समझा है और कहा है कि अगर इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो अल्फा फोल्ड है वो बना है और उसका जो यूज़ है वो भारत के जो साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजिस्ट हैं जो कि काफ़ी जो यहाँ पर इंटेलिजेंस लगते हैं इस फील्ड में, वो इसका यूज़ है वो तुरंत प्रभाव से शुरू कर सकते हैं। और इसका यूज़ करने के बाद में जो इम्प्रूवमेंट हैं जो भी रिसर्च का वर्क है वो यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही जो अल्फा फोल्ड की जो टेक्नोलॉजी है कि किस टेक्नोलॉजी पे किस वर्किंग प्रोसेस पे ये कार्य करती है तो उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ट्रेनिंग और लर्निंग, फिर रीट्रेनिंग और रीलर्निंग। तो इस प्रकार का स्लोगन है वो इसमें एक जो मैनुअल है वो वर्किंग प्रोसेस है उसको यहाँ पर इसमें यूज़ किया गया है। कई कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि ये जो फ्रेज है वो यहाँ पर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये जो फ्रेज है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो आप ध्यान में रखिएगा ये जो फ्रेज है ट्रेनिंग, लर्निंग, रीट्रेनिंग, रीलर्निंग, ये फ्रेज अल्फा फोल्ड एक सॉफ्टवेयर है उससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है उस पे ये बेस है। और ये जो अल्फा फोल्ड जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है। तो इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इसको यूज़ करने की बात यहाँ पर की गई है। और ये जो इसका जो यूज़ है वो यहाँ पर बायोलॉजी में अगर जो फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं उसमें यहाँ पर किया जा सकता है। तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही जो बातें हैं वो यहाँ पर इसमें इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में इस आर्टिकल में जो बात की गई है उसमें हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में एक जो मिंग 21 एक ट्रेनी पायलट का जो प्लेन था वो यहाँ पर राजस्थान में क्रैश हो गया था। उसी को लेकर यहाँ पर बात की गई है कि अभी तक जो मिंग है उनको लेकर काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट हैं यहाँ पर हो गए हैं। इस डाटा को अगर माने तो आप देखिए एक बहुत बड़े नंबर में यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं। 400 एक्सीडेंट्स जो हैं यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें कि लगभग 200 जो पायलट हैं उन पायलट्स की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
इस नंबर में जो सबसे ज़्यादा जो इसमें देखने को मिली है कैजुअलिटी, वो सुकोई 300 में देखने को मिली है। इसके बाद में जगुआर M21 सभी में यहाँ पर जो ऐसी स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद में भी इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जो 4 जो मिंग यहाँ पर बचे हुए हैं, जो भी अभी सेवा में चल रहे हैं, MiG-21 4 का नंबर है यहाँ पर। हालांकि इससे जो अलग जो नंबर है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन टोटल नंबर शायद इसमें 32 का है वो। लेकिन जो 4 मिंग है वो यहाँ पर सर्विस में अवेलेबल है। उन 4 मिंग को भी ऐसा कहा जा रहा है, उनको भी विड्रॉ करने के बजाय ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी जो लाइफ है वो अभी यहाँ पर बची हुई है। एक यहाँ पर देखने वाली बात है जो समझ में नहीं आती है कि अगर इनकी लाइफ यहाँ पर बची हुई है, तो यहाँ पर लाइफ अगर इनकी बची हुई है तो ऐसी प्रॉब्लम है वो क्यों होती रहती है। मिंग को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिनके ऊपर कभी ना तो कोई इंक्वायरी का कोई रिजल्ट आया है, शायद मुझे कोई ध्यान नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ निकल कर आई हो जिससे कि पता चला हो कि इनका जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से होता है। तो मिंग को यहाँ पर डीकमीशन करने की बजाय, यहाँ पर इसको सेवा से निकालने की बजाय, इस प्रकार की जो बात है वो यहाँ के अफसरों के द्वारा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें होनहार जो यहाँ पर सैनिक हैं, जो यहाँ पर पायलट होते हैं, उनकी भी यहाँ पर मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पर एक प्लेन का नुकसान, तो फाइटर प्लेन का नुकसान तो यहाँ पर होता ही है, साथ में जो जान का नुकसान होता है वो उसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती है। तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है और बताया गया है कि 1960 में जो मिंग है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और 800 के समथिंग जो इसका नंबर था इंट्रोडक्शन के समय पे, जो कि अब सिर्फ 4 रह गया है। उसमें भी ये बताया जा रहा है कि इनकी जो लाइफ है वो अभी बची हुई है। इसके बाद में जो ऑथराइज यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो 42 फाइटर प्लेन्स की यहाँ पर स्ट्रेंथ है, जिसमें कि जो 4 हैं वो यहाँ पर अभी यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया था। इसके बाद में हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उनको 83 फाइटर प्लेन यहाँ पर बनाने का ऑर्डर भी दिया गया था। इसी प्रकार सरकार के द्वारा जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो इतनी स्पीड में नहीं है कि जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको ये मीट अप कर सकें। तो इसी वजह से ये यहाँ पर बात जो है वो की गई है कि किस प्रकार से जो मिंग है वो यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर बाहर नहीं निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी जो टेक्निकल लाइफ है वो अभी यहाँ पर बची हुई है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं, जो कि समझ से परे हैं कि क्यों ये लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं। किसी की यहाँ पर जान जा रही है और इन्हें सिर्फ मशीन की और इन चीज़ों की पड़ी है, जो कि हमारे, हालांकि जो हमारा जो एयरफोर्स से संबंधित जो भी इश्यू होता है वो एक नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित भी इश्यू होता है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो समझ से परे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन अब अगली आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में जो जीएसटी का जो कलेक्शन है जुलाई मंथ के लिए, उसका डाटा रिलीज़ किया गया है और ये बताया गया है कि जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो यहाँ पर रेगुलरली बढ़ रहा है। पिछले साल से अगर इस साल की तुलना में अगर देखा जाए तो जो 28% का जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ा है, जिसकी वजह से जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 3 महीनों में यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिला है। अगर नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 25,751 करोड़ जो जीएसटी है वो सेंट्रल का यहाँ पर कलेक्ट हुआ है। तो इसके साथ ही 32,807 जो करोड़ का जीएसटी है वो स्टेट जीएसटी के रूप में कलेक्शन हुआ है, और 79 जो टोटल करोड़ 79,518 करोड़ जो है थाउजेंड यहाँ पर करोड़ का जीएसटी जो है वो टोटल हुआ है। इसके साथ ही जो इम्पोर्ट पे जो जीएसटी यहाँ पर कलेक्शन हुआ है वो लमसम जो 41,420 करोड़ का जो जीएसटी है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे जीएसटी का जो बहुत बड़ा परसेंटेज है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है और इसका इन चीज़ों पर कोई असर नहीं हो रहा है। और 1,48,995 करोड़ का रेवेन्यू जो है यहाँ पर जनरेट हुआ है, जिससे कि जो जनता के भलाई के और डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उनमें इसको इन्वेस्ट किया जा सकेगा। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो 28% का जो हायर है वो पिछले साल से
यहाँ पर देखने को मिलेगा, जबकि 48% का जो इम्पोर्ट है वहाँ पर इसमें इंक्लूजन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो यहाँ पर बढ़ा है। इसके बाद में जो जियो का 5G का ऑक्शन है वो यहाँ पर जो 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और जो जियो ने इसमें ऑक्शन में सबसे ज़्यादा टॉप किया है, जिन्होंने 1.5 लाख के जो स्पेक्ट्रम है उनके यहाँ पर बिड यहाँ पर लगाई थी, और 88,078 करोड़ के जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किए हैं। जो कि सबसे बड़े जो ओनर हैं स्पेक्ट्रम के वो यहाँ पर ये निकल के आए हैं। इसके बाद में जो गौतम अडानी थे उन्हें सिर्फ 212 करोड़ के स्पेक्ट्रम 400 मेगाहर्ट्ज के जो बैंड है उसमें यहाँ पर लिए हैं, जो कि कंज्यूमर बैंड के रूप में इन्हें नहीं देखा जाता है, जो कि हायर एंड की जो सर्विस है उनमें ही इनको यूज़ किया जाएगा। इसके बाद में जो भारती मित्तल हैं एयरटेल के जो ओनर हैं उन्होंने 43,084 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पर परचेज किया है। इसके बाद में जो वोडाफोन है उसने 18,799 करोड़ का यहाँ पर स्पेक्ट्रम परचेज किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुकेश अंबानी ने ही सबसे ज़्यादा जो परचेज है स्पेक्ट्रम का यहाँ पे किया है। और जो आने वाले समय में 5G से लेकर जो सर्विसेज हैं जियो की वो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं, और जियो का जो एरिया ऑफ सर्विस है वो भी यहाँ पर बहुत ही बेहतर देखने को मिल सकता है। तो जो अश्विनी वैष्णव हैं जो मिनिस्टर हैं इससे रिलेटेड, उन्होंने हाल ही में ये कहा भी था कि दिसंबर के एंड तक जो है वो यहाँ पर 5G का जो स्टार्ट है वो हर क्षेत्र में कर दिया जाएगा, और अक्टूबर तक जो कुछ चुनिंदा जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दोस्तों, हाल ही में मुंबई के जो शिवसेना के एक लीडर हैं संजय राउत, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा न्यूज़पेपर्स में। तो इनको अभी ईडी ने जो है वो डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है, और इन्हें एक जो पुराना इनका काफ़ी समय पुराना एक केस था उसमें इन्वेस्टिगेशन के चलते इनको अरेस्ट किया गया है। तो इस आर्टिकल में समझेंगे कि किस प्रकार से जो ईडी है वो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो वर्क करता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर ये वर्क करता है सरकार के लिए, और किस प्रकार से इसकी पावर्स हैं वो डिसाइड की गई हैं, उन सब के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। और साथ ही देखेंगे कि किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ऑर्डर दिए हैं उसमें पीएमएलए जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उस एक्ट में भी जो ईडी है उस ईडी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। और कहा है कि जो ईडी की वर्किंग है, ईडी का जो बेस है वो पुलिस की तरह नहीं है, और ये पुलिस की तरह कार्य नहीं करती है। इसी वजह से जो वारंट और अन्य जो फॉर्मेलिटीज जो पुलिस को किसी भी सर्च ऑपरेशन को चलाने से पहले या किसी भी गिरफ्तारी को अंजाम देने से पहले करनी पड़ती हैं, वो फॉर्मेलिटीज जो हैं वो ईडी को करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का जो अभी हाल ही में जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो इस आर्टिकल में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इससे संबंधित। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उस इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जो उत्पत्ति है वो किस आधार पे हुई है। सबसे पहले जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत इसे सबसे पहले पावर दी गई थी, और इस पावर के साथ में 2005 में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होकर एक सेंट्रल एजेंसी के रूप में जो ईडी है वो निकल कर आई थी। और इसके बाद में जो इसके केसेस की जो नंबर थे वो नंबर लगातार इसमें बढ़ते जा रहे थे। तो इसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी को पावर देने के बाद में जो ईडी का जो वर्किंग है वो लगातार तब से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके रूप में ये काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो भी केसेस होते हैं उनके उनमें जो छानबीन का कार्य ईडी के द्वारा किया जाता है। अन्य जो भी प्रॉब्लम्स मनी को लेके उत्पन्न होती हैं, जैसे कि विदेश में पैसा भेजना है, मनी लॉन्ड्रिंग करना है, इन सबको जो इन्वेस्टिगेट करने का कार्य है वो ईडी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह कार्य करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यह
कार्य करता है। इसके बाद में 1 मई 1956 को जो है एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से इसे स्थापित किया गया था सबसे पहले। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद तब जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में इसका जो है उत्पत्ति माना जाता था। और ये जो इसका कार्य था वो मेन जो एक्सचेंज और इकोनॉमिक अफेयर्स से लेकर रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते थे, जो भी रूल्स के वायलेशंस होते थे, उनको लेकर इसमें जो छानबीन है और उनको लेकर जो रोकथाम है वो इसमें की जाती थी। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1947 उस टाइम पे चलता था, उसके अंतर्गत इसकी जो पावर्स हैं वो निर्धारित की गई थी। उसके बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट यूनिट से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। और उसके बाद से जब से लेकर अब तक जो है वो ईडी के नाम से ही ये मशहूर है। तो इसी वजह से जो प्रवर्तन निदेशालय है उसकी स्थापना हुई है। और जो इसके जो मुख्य कार्य हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो भी काली कमाई होती है उससे संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उनको करने का कार्य ईडी से संबंधित होता है। तो ईडी जो है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट जो है वो कई लॉज से यहाँ पर हमारे देश में बंधा हुआ है। और कई जो लॉज हैं उनके अंतर्गत इसको जो पावर है वो दी जाती है। तो सबसे पहला जो उसमें लॉज आता है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है। इसे शॉर्ट में पीएमएलए भी कहा जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आपको देखने को मिला होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत काफ़ी सारी पावर्स जो हैं वो ईडी को दी गई हैं। तो सबसे पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो मनी लॉन्ड्रिंग आखिर होता क्या है और किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग है वो की जाती है। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य जो अर्थ होता है वो इलीगल जो काला धन होता है, उस काला धन को एक नंबर करने का जो तरीका होता है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो किसी भी तरीके को अपना के पैसे का मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और जो इन मिस इंटरप्रिटेशन के बाद में जो ये पैसा निकल के आता है वो एक नंबर में निकल के आता है। तो उसी को कहीं पे इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके से जो है वो दिखाकर किसी के अकाउंट्स में इसकी एंट्री करवा कर इसे एक नंबर में किया जाता है और फिर बाद में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो मनी कमाई जाती है वो इलीगल तरीके से कमाई जाती है, ये जाहिर सी बात है। तभी इसकी जो लॉन्ड्रिंग है वो करने की जो ज़रूरत है लोगों को पड़ती है। तो इस वजह से जो इलीगल इलीगल तरीके से इलीगली ऑब्टेन्ड जो मनी है उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। और इस ब्लैक मनी को किसी भी तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन के द्वारा काले धन से एक नंबर में जो है चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो हमारे देश में है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है यहाँ पर। और इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए जो है 2002, उसके तहत जो यहाँ पर है वो कार्रवाई की जाती है। तो पीएमएलए का जो निर्धारण किया गया है वो यहाँ पर वियना कन्वेंशन के रेस्पॉन्स में इसकी जो स्थापना है वो की गई है। वियना कन्वेंशन में जो भी डिस्कशन हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, उसको पूरा करने के लिए जो है पीएमएलए को यहाँ पर अस्तित्व में लाया गया है। तो क्या जो कन्वेंशन में जो क्या विशेष बातें यहाँ पर देखने को मिली थी, उसमें जो इलीगल ट्रैफिक है नारकोटिक्स ड्रग्स का, उसको रोकने के लिए इस प्रकार का जो रूल है वो बनाया गया है, जिसमें पीएमएलए जो है यहाँ पर वर्क करता है। इसके बाद में बेसिक जो प्रिंसिपल है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, जैसे कि रिश्वत का पैसा है या किसी भी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यहाँ पर फंड लाया जाता है, या किसी प्रकार के अन्य जो इलीगल कार्य होते हैं उन इलीगल चीज़ों को करने के लिए जो पैसा यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है उसे लाने के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो बेस बेस जो स्टेटमेंट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए भी यहाँ पे पीएमएलए को लाया गया है। इसके बाद में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कई जो रूल्स हैं वहाँ पर रिकमेंडेशंस बताई गई हैं। उन रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए भी यहाँ पर जो है पीएमएलए की स्थापना की गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस संस्था के अंतर्गत इसमें कार्य किया जाता है, उसका जवाब आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस संस्था के अंतर्गत ये
कार्य करता है। इसके बाद में जो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है और ग्लोबल प्रोग्राम है एक्शन का, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 1990 में अडॉप्ट किया था, उसको फॉलो करने के लिए भी पीएमएलए को है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले जो पीएमएलए जब बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था, तो सबसे पहले ये जो बड़ी कंपनीज और फर्म्स होती हैं उनके ऊपर ही इसे लागू किया गया था। उनके जो संबंधित उनसे संबंधित कार्रवाई है वो करने की जो पीएमएलए को आज़ादी दी गई थी, ईडी को आज़ादी दी गई थी। लेकिन इसके बाद में अब वर्तमान में कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कंपनी हो, फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एसोसिएटेड पर्सन्स हो, इनकॉर्पोरेशन हो, कोई भी एजेंसी हो, ऑफिस हो, ब्रांच हो, किसी भी तरीके का कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो और कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कोई बहुत ही बड़े ओहदे का आदमी हो, वीआईपी हो, या कोई छोटे से छोटा आदमी हो, सभी इंडिविजुअल, सभी कंपनी, सभी किसी प्रकार की जो एंटिटीज हैं वो यहाँ पर चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इस रूल के, इस एक्ट के दायरे में आते हैं और उससे संबंधित कोई भी जो छानबीन है वो ईडी के द्वारा की जा सकती है। तो इस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर पीएमएलए को अस्तित्व में लाया गया है। इसके साथ ही जो दूसरा यहाँ पर लॉ है, दूसरा लॉ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जिसे फेमा के नाम से जाना जाता है। जो ये 1999 में इसे बनाया गया था और 2000 में 1 जून 2000 को इसको लागू कर दिया गया था। जो फेमा है इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो जो हमारे यहाँ पर फॉरेन से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, कि यहाँ पर इलीगल ट्रांजैक्शन तो कोई नहीं हो रहा, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि उन रूल्स को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एक्ट कहा जाता है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही जो विदेशों से जो ट्रांजैक्शन है वो किया जाता है और ये जो ट्रांजैक्शन है फॉरेन एक्सचेंज के, जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर किए जाते हैं वो कैपिटल और करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस में यहाँ पर इनको इंक्लूड किया जाता है। जो गवर्नमेंट का जो कैपिटल और करंट अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें इसको दिखाया जाता है, तो एक प्रॉपर एंट्री यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को लेकर और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेकर यहाँ पर बात की गई है कि दोनों प्रकार के जो ट्रांजैक्शन है वो इसमें इंक्लूड की जाते हैं। तो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन बेसिकली जो कैश के, मान लीजिए आप, ये ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन करने वाला होता है उसकी जो फिजिकल असेट्स है वो फिजिकल असेट यहाँ पर ऑल्टर नहीं होती है, ना तो उसमें बढ़ोतरी होती है ना ही उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो उसकी एसेट और लाइबिलिटीज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो इंडिया के बाहर जो जो ये ट्रांजैक्शन किया जाता है उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब इसमें ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में ही होता है और इसी वजह से जो पैसा या तो बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है, और ऐसी स्थिति में जो उनकी जो फिजिकल एसेट्स है, जो लाइबिलिटीज़ है, उसमें कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि जो पेमेंट है जिसमें फॉरेन ट्रेड में कोई जो पेमेंट है वो की गई हो, इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेवल से या एजुकेशन से संबंधित या कोई वीज़ा लेने या वहाँ पर जाने से संबंधित कोई भी खर्चा है वो किया गया हो, विदेश आप घूमने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो आपकी जो कोई भी जो एसेट है वो यहाँ पर उसको चेंज नहीं हो रहा है और सिर्फ आप विदेश जाकर अपना काम खत्म करके वापस आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी जो ये ट्रांजैक्शन काउंट किया जाएगा वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसके बाद में दूसरा होता है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में बेसिकली जो एसेट होती हैं पर्सन की, ट्रांजैक्शन करने वाले की, वो एसेट यहाँ पर जो है वो चेंज होती है और जो लाइबिलिटीज होती हैं उसमें भी यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है, चाहे वो घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। या किसी विदेश में किसी के द्वारा मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद ली जाए, विदेश में किसी के द्वारा कोई कंपनी खरीद ली जाए या कंपनी में कोई शेयर हैं वो इनको उपलब्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो उनका जो बिजनेस है वो भी चेंज हो रहा है, जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी चेंज हो रही हैं और जो उनकी एसेट है वो भी चेंज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और जिसमें फॉरेन सिक्योरिटी, मान लीजिए आपने कोई परचेज़ की है, तो फॉरेन सिक्योरिटी परचेज़ की है तो आपके पास में
जो सिक्योरिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो गई, कोई प्रॉपर्टी है वो वहाँ पर आपने खरीदी है, तो ऐसी स्थिति में भी जो आपकी एसेट है वो यहाँ पर चेंज हो गई, तो वो इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो इसमें एक जो फेमा है उसमें एक टर्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है, वो टर्म है रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते ही हैं। बेसिकली जो रेजिडेंट होते हैं वो रेजिडेंट कई जो क्लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसमें जो फेमा का जो सेक्शन 2 और सब क्लॉज 5 है उसमें इसकी जो परिभाषा है वो दी गई है कि कौन पर्सन जो है वो यहाँ पर रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है। तो सबसे पहले जो 182 दिन से ज़्यादा हमारे देश में रह रहा हो वो रेजिडेंट इंडियन यहाँ पर कहलाता है, और उसी फाइनेंशियल ईयर में, एक ही फाइनेंशियल ईयर में ये दिन होने चाहिए। 182 से ज़्यादा दिन जो है यहाँ पर एक ही फाइनेंशियल दिन ईयर में होने चाहिए, ऐसी स्थिति में उसे इंडियन रेजिडेंट कहा जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी बॉडी हो, कॉरपोरेट हो, जिसका रजिस्ट्रेशन है वो इंडिया में किया गया हो, तो भी वो रेजिडेंट इंडियंस कहा जाता है। इसके बाद में कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी ऐसी हो जिसका जो कंट्रोल है वो इंडियन रेजिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो इंडियन रेजिडेंट जो है वो आउटसाइड इंडिया रहकर उसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ऐसे कोई ब्रांच ऑफिस है जिसका कंट्रोल जो है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो जो रेजिडेंट हैं वो इंडिया में ही रहकर अपने वर्क को अंजाम देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों में जो रेजिडेंट है उनके द्वारा यहाँ पर वर्क किया जाता है, और इस प्रकार की एंटिटी को या कोई भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी को रेजिडेंट इंडियंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुल 5 जो परिभाषाएं हैं उनके अकॉर्डिंग जो रेजिडेंट इंडियंस हैं उनको परिभाषित किया गया है, और इसके फीमा है और फीमा में इस परिभाषा को यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषाएं, इन पर काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो बनने की संभावना रहती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो तीसरा यहाँ पर लॉ देखने को मिलता है जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ईडी की कार्यशक्ति के अंतर्गत आता है, उसमें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट होता है। इस एक्ट में बेसिकली क्या है, जो भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में किसी भी पैसे को लेकर या लोन का पैसा या किसी अन्य तरीके से कमाया हुआ जो पैसा होता है वो पैसा लेकर अगर वो विदेश चले जाते हैं और उनके ऊपर केस लगाने पर वो उस केस की सुनवाई के लिए जो देश में आने से मना कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें इकोनॉमिक ऑफेंडर माना जाता है, और इकोनॉमिक ऑफेंडर मानकर उन्हें उन पर जो है वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत जो है कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। तो जो व्यक्ति कंट्री छोड़कर चले जाते हैं ऐसी स्थिति में, और जो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई अगर चलाई जाती है तो उस कार्रवाई के लिए वो देश में आने से मना कर देते हैं, तो उन पर जो इस प्रकार का जो केस है वो लगाया जाता है। फ्यूजिटिव जो ऑफेंडर, इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाता है, वो जो पैसे का जो इशू यहाँ पर होता है वो 100 करोड़ से ऊपर का इशू होता है, तभी उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की तुलना यहाँ पर दी जाती है, और उसके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है वो भी यहाँ पर जारी किया जाता है। तो जो इकोनॉमिक ऑफेंडर के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस यहाँ पर बनाए गए हैं उनमें सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट के स्टाम्प और जो करेंसी है उनका दुरुपयोग करने और इलीगली उनको बनाने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाता है, तो उसे इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाता है। चेक डिसऑनर करके अगर कोई यहाँ से फरार हो जाए, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट पेमेंट के तहत आपने कोई चेक दिया है, उस चेक को डिसऑनर होने पर आप अगर विदेश पलायन कर जाएं तो ऐसे में उसे इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाता है। इसके साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कार्य होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य भी इकोनॉमिक ऑफेंडर के तहत आता है, और जो फ्रॉड करके जो अपने जो देनदारियां होती हैं उन्हें फ्रॉड ट्रांजैक्शन दिखाकर और फिर विदेश भाग जाना, विदेश में चला जाना, तो उसको लेकर भी जो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंडर की परिभाषा दी गई है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिनमें इकोनॉमिक ऑफेंडर इन लोगों को कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित करने के लिए जो सबसे पहले है वो केस फाइल किया जाता है एक स्पेशल कोर्ट में,
इस ये जो स्पेशल कोर्ट है वो पीएमएलए के अंतर्गत ही यहाँ पर कार्य करती है, और इस जो कोर्ट है उस कोर्ट में जो दलील है वो पेश की जाती है, और यहाँ पे किसी भी इकोनॉमिक जो ऑफेंडर होता है उसे यहाँ पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यहाँ पर घोषित किया जाता है। तो इसके बाद में जो ऑफेंडर यहाँ पर घोषित करने के बाद में उसके संबंध में जो भी बेनामी प्रॉपर्टीज होती हैं या कोई भी अन्य प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें यहाँ पर जब्त कर लिया जाता है, अटैच कर लिया जाता है, चाहे वो देश में हो चाहे या विदेश में हो। विदेश में अगर हर देश के लिए जो लॉज हैं यहाँ पर अटैचमेंट के लिए और इमिग्रेशन के लिए जो रूल्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए जो हर देश में ये कानून अलग अलग होता है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पर अटैच हो सकती हैं तो इंडिया और अब्रॉड दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर अटैच की जाती हैं। इसके बाद में जो सभी उसके राइट्स होते हैं, जो भी अगर कोई टाइटल अगर उसे दिया हुआ होता है, कोई उपाधि अगर उसे दिया हुई होती है, तो वो जब्ती के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन हो जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर कोई भी डिसीजन आगे लेती है। इसके बाद में जो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जब्त की जाती है, वो प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद में सरकार जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है, जो उस प्रॉपर्टी को या तो बेच दे या उस प्रॉपर्टी को जब्त करने के बाद में जो भी पैसा यहाँ पर अटक गया है, जैसे वो बैंक लोन हो, जैसा कि आप जानते हैं विजय माल्या के केस में यहाँ पर जो है वो अच्छा जो एग्जांपल है वो यहाँ पर सेट हो सकता है। विजय माल्या जिस प्रकार से जो बैंक लोन है वो बैंक लोन को लेकर या किसी अन्य तरीके से फ्रॉड करके भी यहाँ से देश से फरार हो गए हैं, और जो सरकार है उन्हें वापस से यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार से जो है वो उनकी जो संपत्ति जब्त की जाती है, उस जब्त संपत्ति को मैनेज करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए भी यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बाद में अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंडर यहाँ पर घोषित हो जाता है, तो किसी भी जो ट्राइब्यूनल या किसी भी सिविल कोर्ट में वो अपने को यहाँ पर सच साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का सिविल क्लेम उठाने के लिए कोई भी जो केस है वो यहाँ पर फाइल नहीं कर सकता है कोई भी इकोनॉमिक होल्डर। और इसके बाद में अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो उसमें भी उसको जो इस प्रकार के केस हैं वो फाइल करने से यहाँ पर रोका जाता है, फाइल करने की यहाँ पर मनाही होती है। सभी कोर्ट्स को ये जो निर्देश है वो दे दिए जाते हैं। इसके बाद में जो उसकी जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर अटैच की गई हैं यहाँ पर रिकवरी के लिए, उसको फॉलो करने के लिए जो स्पेशल कोर्ट है वो यहाँ पर चलाई जाती है, और स्पेशल कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई की जाती है। तो पावर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो जो पीएमएलए एक्ट में जो पावर्स यहाँ पर दी गई हैं उन्हीं पावर्स को यहाँ पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में भी शामिल किया गया है। इस पावर में जो सबसे पहले जो स्पेशल कोर्ट होती है उस स्पेशल कोर्ट की जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट के बराबर होती है। इसके साथ ही पोजेशन से लेकर किसी भी क्राइम को प्रोसीड करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इसके द्वारा यहाँ पर की जा सकती है, फेमा में भी की जा सकती है। जैसे कि डॉक्यूमेंट सीजर है, किसी के यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाना है, वो सर्च ऑपरेशन में भी इसको उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो पीएमएलए एक्ट है और जो कुल मिलाकर तीन जो एक्ट हैं उनके तहत जो ईडी यहाँ पर है वो कार्य करती है। और बीते कुछ समय में कुछ वर्षों में जो ईडी की वर्किंग है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीप हो गई है, और काफ़ी सारे केसेस में चाहे वो वीआईपी हों चाहे वो नॉर्मल केसेस हों उसमें जो ईडी है उसकी लिप्तता यहाँ पर अभी हाल ही में बढ़ गई है। और कई लोगों ने तो कई राइटर जो हैं जो आर्टिकल्स यहाँ पर लिखते हैं उन्होंने तो इसको न्यू सीबीआई जो है वो भी यहाँ पर करार दिया गया है कि जो सीबीआई है उससे पहले ही आजकल जो ईडी है वो वर्क करने लग गई है। ईडी के सीबीआई के पास में केस रजिस्टर भी नहीं होता है, इससे पहले जो ईडी है वो यहाँ पर किसी के पास में जिसके ऊपर ऑफेंस होता है, जिसके खिलाफ केस होता है, उसके यहाँ पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ईडी की जो कार्यप्रणाली है वो यहाँ पर उसमें काफ़ी बदलाव बीते कुछ वर्षों में देखने को मिला है। दोस्तों हाल ही में हमारे देश में 5 नए साइट्स जो हैं उनको रामसर कन्वेंशन के तहत जो वेटलैंड्स है उनकी जो उपाधि है यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि कली कली जो बर्ड सेंचुरी है और पलीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है, और पिचावरम जो मैंग्रोव हैं वो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुल मिलाकर जो 3 साइट हैं उनको यहाँ पर
जो स्थान है वो दिया गया है। इसके बाद में जो शाक्य सागर है वो मध्य प्रदेश में है, उसे यहाँ पर जो स्थान है दिया गया है। और पला वेटलैंड जो है वो मिजोरम में है। तो इस प्रकार से जो टोटल जो 5 साइट हैं उनको यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड यहाँ पर घोषित किया गया है। तो बेसिकली जो वेटलैंड यहाँ पर होते क्या हैं और रामसर जो साइट्स होती हैं वो यहाँ पर होती क्या है। रामसर कन्वेंशन की जो स्थापना है वो 1971 में की गई थी, और 1971 में जो इसकी स्थापना होने के बाद में इसे एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी के रूप में यहाँ पर जो है वो देखा जाता है, जो कि नेशनल और जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसे यहाँ पर तैयार करती है, और जिससे कि जो वेटलैंड्स है उन्हें यहाँ पर संरक्षित रखा जा सके, और जो वहाँ पर जो रिसोर्स अवेलेबल है उन रिसोर्स का बहुत वाइजली जो उपयोग है वो यहाँ पर किया जा सके। तो इसीलिए जो वेटलैंड्स हैं उनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। 5 जो वेटलैंड्स हैं यहाँ पर अभी ऐड होने के बाद में जो हमारे यहाँ पर रामसर साइट्स हैं उनका नंबर जो है वो 54 हो गया है। और साउथ एशिया में ये जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, किसी भी कंट्रीज़ के पास में साउथ एशिया में इतने ज़्यादा जो वेटलैंड हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर परिभाषा की बात करें तो वेटलैंड्स की जो परिभाषा होती है वो अगर सीधे शब्दों में अगर हम माने तो किसी भी जो ऐसा जो वाटर का एरिया होता है जहाँ पर वाटर थोड़ा शैलो होता है, ब्रेकिश होता है, और जो उसकी डेप्थ जो होती है वो लो टाइड के समय 6 मीटर से नीचे नहीं होती है, तो ऐसे में जो भी एरिया होता है उसे वेटलैंड कहा जाता है। तो इससे जो वेटलैंड है उस वेटलैंड में जो पानी होता है वो भी अच्छा होता है, ब्रैकिश होता है, सॉल्ट वाटर होता है। तो जो भी उसमें अवेलेबल होता है तो उसका जो लो टाइड के समय जो उसकी डेप्थ होती है वो 6 मीटर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होती है, तो उसे जो है वेटलैंड कहा जाता है। इसके बाद में जो यूएस में जो परिभाषा काम में ली जाती है उसमें कहा जाता है कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम के बीच में जो स्थिति होती है, टेरेस्ट्रियल जो एरिया होता है वो एक्वेटिक सिस्टम में बदलने को तैयार हो, या फिर एक्वेटिक जो सिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल सिस्टम में बदलने की ओर हो, उसकी ओर अग्रसर जो ये ट्रांजिशन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर देखने को मिलेगा उसे वेटलैंड के द्वारा परिभाषित किया जाएगा। तो वेटलैंड जो होते हैं वहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर जो परिभाषा यूएस में दी जाती है, और जो ये लैंड होते हैं वो शैलो वाटर से यहाँ पर कवर भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो वेटलैंड है उनकी दो जो भिन्न परिभाषाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पर पीरियोडिकली जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो एक प्रकार के जो पौधे होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में जो वहाँ पर सॉइल होती है वो हाइड्रिक सॉइल होती है, अनड्रेन्ड हाइड्रिक सॉइल होती है, जो वहाँ पर उससे अनड्रेन्ड का मतलब है कि उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की हाइड्रिक सॉइल वहाँ पर होती है। जो वहाँ पर वाटर होता है, जो सॉइल होती है वो एकदम सेचुरेशन पे होती है, और या फिर जो वाटर होता है वो और सॉइल पर शैलो के रूप में होता है, शैलो वाटर यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो इस प्रकार से अगर एरिया देखने को मिलता है तो उसे वेटलैंड की परिभाषा दी जाती है। इसके बाद में जो वेटलैंड है वो भारत में जो वेटलैंड्स का एक्सक्लूजन है वो रिवर चैनल्स का, पैडी फील्ड्स का, और अदर जो एरियाज हैं जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। आपको पता है कि जो रिवर चैनल है वो रिवर चैनल पे हमेशा जो पानी है वो शैलो रहता है और हमेशा बहता रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे वेटलैंड नहीं कहा जाता। दूसरा जो हमारे यहाँ पर जब फसल होती है धान की, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी जो पानी है वो हमेशा शैलो रहता है, जो सॉइल है वो पानी में हमेशा डूबी रहती है और सेचुरेटेड रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ पर हो रही है तो उसे वेटलैंड की जो परिभाषा है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद में जो वेटलैंड को लेकर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट रूल्स 2017 यहाँ पर हमारे देश में पारित किए गए हैं, जिसे कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा पास किया गया है। उसमें भी इसी सब बातों को यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से जो ब्रैकिश और फ्रेश वाटर का एरिया होता है जिसकी जो डेप्थ है वो लो टाइड के समय 6 मीटर से ज़्यादा की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसे वेटलैंड कहा जाता है। जिसमें कि रिवर चैनल, पैडी फील्ड और ह्यूमन मेड जो वाटर बॉडीज और टैंक्स होते हैं उन्हें यहाँ पर इनमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता और उनको वेटलैंड नहीं कहा जाता। इसके बाद में जो ग्लोबली अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो ग्लोबली 6.4% जो
जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर वेटलैंड्स अवेलेबल हैं। इसके बाद में अगर भारत में एरिया के हिसाब से बात करें तो 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर हैं वो यहाँ पर वेटलैंड के रूप में अवेलेबल हैं, जो कि हमारे देश के जियोग्राफिकल एरिया का 4.63% यहाँ पर होता है। तो इसके बाद में जो 1,52,600 जो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर का जो वेटलैंड यहाँ पर बताया गया है, उसमें जो 43.4% है वो यहाँ पर वेटलैंड है, इनलैंड नेचुरल है, और जो कोस्टल नेचुरल वेटलैंड है वो यहाँ पर 24.3% है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा एरिया जो भारत में वेटलैंड्स के रूप में अवेलेबल है। रिवर एरिया की अगर यहाँ पर बात करें तो 52,600 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर एरिया कन्वेंशन में है। इसके बाद में रिजर्वियर की बात करें तो 24,800 है। मड फ्लैट्स की बात करें तो 24,100 स्क्वायर किलोमीटर, और पॉन्ड्स की 13,100, और लेक्स की अगर बात करें तो 3,300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पर वेटलैंड्स में कवर होता है। इसके बाद में जो 19 टाइप के जो वेटलैंड हैं हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें कि गुजरात का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, 34,700 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर एरिया है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वो कोस्टल एरिया गुजरात का ही सबसे ज़्यादा आता है। तो इसी वजह से जो यहाँ पर वेटलैंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया का यहाँ पर हमारे देश का परसेंटेज है वो 17.56% यहाँ पर वेटलैंड के रूप में गुजरात में अवेलेबल है। इसके बाद में जो आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, ये सभी इसके बाद में आते हैं, जहाँ पर जो एरिया है वो वेटलैंड का अवेलेबल है। 54 साइट्स भारत में अवेलेबल हैं। आज के जो 5 हैं उनको मिलाकर 54 जो साइट्स हैं वो वेटलैंड्स हो गई हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो हैं वो यूपी में अवेलेबल हैं, पंजाब में अवेलेबल हैं, 4 जो हैं गुजरात में हैं, फिर तमिलनाडु जम्मू कश्मीर में हैं, जो 3 हिमाचल प्रदेश और केरला में है। इसके बाद में 2 जो हैं इन कई स्टेट्स में यहाँ पर अवेलेबल है। राजस्थान में भी जो हैं 2 वेटलैंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनका नाम जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कौन से जो 2 वेटलैंड्स हैं जो राजस्थान में अवेलेबल हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जैसे ही कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, और एकदम एकदम एक्टिव होके जो सेशन है उसको सुना करें, और एकदम इंटरेक्टिव जो सेशन है उसे यहाँ पर बनाएं आप, ताकि जो आपको नॉलेज है वो यहाँ पर साथ के साथ मिले। और जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस का जब भी आप जवाब देंगे तो यहाँ पर जो आपके द्वारा जो भी यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, जो भी यहाँ पर सीखा जा रहा है, वो आपको तुरंत प्रभाव से याद हो सकेगा, और फिर आप जो है जल्दी से उसको भूलेंगे नहीं। तो इसलिए जो क्वेश्चंस का जो इंटरेक्शन है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान में 2 जो वेटलैंड है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बताइए। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, आसाम और बिहार, लद्दाख, मणिपुरा, त्रिपुरा, उत्तराखंड में जो रिजर्व सॉरी जो वेटलैंड है वो यहाँ पर एक एक हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर वेटलैंड है उनका नंबर स्टेट वाइज यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में जो हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो चलता है 1972, जिसके अकॉर्डिंग जो वाइल्ड लाइफ है उसका प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जाता है, उसमें जो ये सारी जो रामसर साइट्स हैं उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन जो रामसर कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एरिया को अगर रामसर का टैग अगर मिल जाता है तो वो अथॉरिटीज़ के द्वारा वहाँ पर जो भी प्रिकॉशन और उसको संवर्धन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो भी स्टेप लेने होते हैं वो यहाँ पर उनके द्वारा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें सभी रामसर साइट्स को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन रामसर साइट अगर कोई कन्वेंशन के तहत घोषित हो जाती है तो उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन और जो उसको स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाने के लिए जो भी कार्य करना होता है वो किया जाता है। इसके बाद में एक यहाँ पर जो वर्ड हमारे को सुनने को मिलता है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यहाँ पर सुनने को मिलता है, जिसे शॉर्ट में CAF कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो बेसिकली कई ऐसे जो बर्ड्स हैं जहाँ पर जब विंटर का समय शुरू होता है तो विंटर का समय शुरू होने के बाद में वहाँ पर जो सर्दियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे कि जो उनका ब्रीडिंग होता है वो ब्रीडिंग वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इस स्थिति में वो जो अपना जो ठंडा प्रदेश होता है उसे छोड़कर ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर कि प्रॉपर जो टेम्परेचर हो उनकी ब्रीडिंग के लिए अवेलेबल होता है, और उनकी ब्रीडिंग
हो पाती है। ऐसे जो पक्षी होते हैं उनको माइग्रेटिंग बर्ड्स कहा जाता है, और ये माइग्रेटिंग बर्ड जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अकॉर्डिंग एक जो इनका रूट होता है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेवल करते हैं, जिसमें कि सेंट्रल एशिया और जो साइबेरिया है उनके जो बर्ड्स हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में माइग्रेट करते हैं, जिसमें कि इंडिया और इक्वेटोरियल रीजन जो है वो यहाँ पर शामिल है। तो इस प्रकार से भारत में काफ़ी ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो विंटर के समय पे यहाँ पर जो बर्ड हैं वो यहाँ पर आकर अपना जो ब्रीडिंग है उसे कंप्लीट करते हैं। तो टोटल जो माइग्रेटिंग बर्ड्स की जो स्पेशीज़ है उसमें जो 279 पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें से 182 जो हैं वो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं। और जो इसमें जो माइग्रेटिंग बर्ड्स का जो ये 182 नंबर है, इसमें से 29 जो हैं वो ग्लोबली थ्रेटेंड है और नियर थ्रेटेंड है। तो इस प्रकार से जो ये पक्षी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें इनके नंबर को लेकर भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हें जो ब्रीड करने की जो फैसिलिटी है वो लोकली अवेलेबल नहीं होती है, और कई किलोमीटर का जो सफ़र है यहाँ पर तय करने में इन्हें काफ़ी समय लग जाता है, और कई की तो जो है मृत्यु भी यहाँ पर हो जाती है। भारत में जो ये वेटलैंड्स हैं वो यहाँ पर इनके लिए बहुत अच्छा ग्राउंड यहाँ पर प्ले करते हैं, और जो ब्रीडिंग के टाइम समय पर जब वो वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल पाता है। दोस्तों इस मैप में आप देखेंगे जो 54 रामसर जो साइट्स हैं जिन्हें अभी इंक्लूड किया गया है, 54 रामसर जो वेटलैंड्स हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है सभी स्टेट वाइज में। तो आप इन्हें देख सकते हैं, और वीडियो को 2 मिनट पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने पास में रख सकते हैं, और इसे रिवीजन करने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। राजस्थान में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से जो दो वेटलैंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पर ये वेटलैंड है और दूसरा ये वेटलैंड है। सांभर लेक जो है वो यहाँ पर रामसर साइट है, और केवला दे घना नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर रामसर साइट है। तो इस प्रकार से एक और ये दो राजस्थान में जो रामसर साइट हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो टोटल जो 54 रामसर साइट है वो यहाँ पर पूरी उनका इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है, तो इसे आप याद करते रहिएगा। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि हाल ही में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो 5th है उसके अकॉर्डिंग कुछ डाटा यहाँ पर जो है वो प्रकाशित किया गया है। वर्ष 2019 से लेकर 21 तक का जो ये डाटा है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, और उसमें ये बताया गया है कि जो 5 साल के अंडर जो एज के जो बच्चे हैं उनमें जो स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन से लेकर जो कुपोषण से लेकर यहाँ पर उनमें उनके जो परसेंटेज चल रहा था उसमें यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो स्टंटिंग के केस में अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टंटिंग के केस में जो पहले 38.4% चलता था वो 35.5% आ गया है। वेस्टिंग के केस में जो है 21% से 19.3% आया है, और अंडर वेट का अगर आप देखेंगे तो 35.8% से 32.1% तक ये डाटा यहाँ पर निकल के आया है। 15 से 49 वर्ष की अगर महिलाओं की अगर आप बात करें तो उनका जो बीएमआई है वो यहाँ पर 22.9% से रिड्यूस होकर जो पहले कम था वो यहाँ पर बीएमआई यहाँ पर बढ़ गया है। पहले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में जो इनका जो डाटा था वो 18.7% था, जो कि अब यहाँ पर घटकर जो है वो 18.7 यहाँ पर 5th में हो गया है। तो इस प्रकार से जो डाटा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो यहाँ पर कमी है वो इन बीमारियों को लेकर यहाँ पर देखी गई है, लेकिन ये जो कमी है वो भी अभी प्रॉपर तरीके से नहीं है, और इतनी नहीं है कि जितनी हम देखकर इसे संतुष्ट हो जाएं। तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से जो स्टंटिंग है उसकी प्रॉब्लम होती है। स्टंटिंग किसे कहते हैं, अंडर वेट कब होता है बच्चा, और वेस्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से होती है। तो डाटा में जो अभी जो बात निकल के आई है उसमें अगर बात करें तो जो मेघालय है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टंटेड बच्चे हैं वो यहाँ पर अभी पाए गए हैं। डाटा के हिसाब से 46.5% जो वहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर अभी भी स्टंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो झेल रहे हैं। इसके बाद में बिहार का नंबर आता है जिसमें कि 42% है, यहाँ पर लगभग 43% यहाँ पर बच्चे ऐसे हैं। इसके बाद आसाम है, दादरा नगर हवेली है, गुजरात है। एक आप देखिए गुजरात ऐसा
स्टेट है जो जहाँ पर जो सभी प्रकार के रिसोर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ऐसा होने पर भी यहाँ पर जो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भी एक रिसोर्सफुल स्टेट है। उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सभी में आप देखेंगे तो जो स्टंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद में पुडुचेरी और सिक्किम एक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है सबसे कम यहाँ पर देखने को मिली है। तो हाईएस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर मेघालय है। ये भी नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सिक्किम और जो पुडुचेरी है, सिक्किम में भी अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में ही यहाँ पर हाईएस्ट स्टंटिंग भी है और लोएस्ट स्टंटिंग भी यहाँ पर बच्चे में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो मेल न्यूट्रिशन है उसमें जो डेफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिली है, उसमें जो इनका जो पान है वो यहाँ पर कम होना पाया गया है, जिसमें कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है। जो हमारे यहाँ पर वैसे भी जो इंडियन सोसाइटीज़ में जो खाना खाया जाता है वो सिर्फ पेट भरने के हिसाब से ही ज़्यादा खाया जाता है, और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू या किसी प्रकार के कोई डॉक्टर से या कोई डाइटिशियन से बात करके कोई डाइट प्रॉपर तरीके से लेने की बात यहाँ पर हमारे देश में बहुत ही कम की जाती है। जो कि मिडिल क्लास फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस प्रकार का जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है वो अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो बच्चे हैं वो बच्चे अपना पेट तो भर रहे हैं, प्रॉपर उनको डाइट तो मिल रही है, फुल डाइट तो मिल रही है, लेकिन अगर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर देखा जाए, न्यूट्रिशनल यूटिलाइजेशन अगर देखा जाए तो वो इम्बैलेंस है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। इसी प्रकार से इसी वजह से जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे कि बच्चे या तो अंडर न्यूट्रिशन हो जाते हैं या ओवर वेट हो जाते हैं या फिर ओबेसिटी हो जाते हैं। जो कि डाइट रिलेटेड ये प्रॉब्लम है यहाँ पर है वो देखने को मिलती है। इसी वजह से डाइट का जो फॉलोअप है वो यहाँ पर नहीं किया जाता है, और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टंटिंग की अगर यहाँ पर हम बात करें तो स्टंटिंग जो होती है उसमें आप हाइट से लेकर यहाँ पर इश्यू जो होता है वो बच्चे को होता है, उसकी एज के हिसाब से जो हाइट है उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पाती है, उतनी नहीं हो पाती है जितनी कि उस एज में उसकी हाइट होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा होता है वो स्टंटिंग से यहाँ पर ग्रसित होता है, अपनी जो एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। इसके बाद में जो वेस्टिंग होता है, उस वेस्टिंग में जो कमजोरी होती है वो शरीर की वो इसमें नापी जाती है। इसमें जो एज के हिसाब से जो हेल्थ होनी चाहिए वो बच्चे की नहीं होती है, और एज के हिसाब से जो बच्चा है वो यहाँ पर कमजोर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा होता है तो इसे वेस्टिंग कहा जाता है। इसके बाद में जो तीसरा वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है वो ओबेसिटी यूज किया जाता है। इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी एज के हिसाब से ओवर वेट होता है, उसका जो वेट है वो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, तो इसी वजह से वो ओवर वेट हो जाता है, जो कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट और जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अंडरवेट और जो स्टंटिंग है वो दोनों एक ही प्रकार हैं, और इसे जो है सॉरी अंडरवेट और जो वेस्टिंग है वो दोनों यहाँ पर एक ही प्रकार हैं, जिन्हें कि यहाँ पर एक ही शब्द से यहाँ पर उच्चारित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वेस्टिंग और अंडरवेट जो है वो अलग अलग बताया गया है। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारी जो सरकार है, उस सरकार ने एक जो प्रोग्राम है उसे चला रखा है, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पर प्राप्त हो सके। इस प्रोग्राम को मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। मिड डे मील बेसिकली क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें जो अब उनका जो इंटरवल होता है उस इंटरवल में खाने को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। खाने के साथ में जो ऐसा बैलेंस डाइट उनको वहाँ पर दिया जाता है कि जिससे कि जो उनका प्रॉपर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो यहाँ पर उनको मिल पाए। तो इस जो मिड डे मील की अगर बात करें तो जो भारत का जो लार्जेस्ट प्रोग्राम फीडिंग से संबंधित है जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को यहाँ पर जो फूड है वो प्रोवाइड करा जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, क्लास 1 से 8 तक के बच्चे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद में जो इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर स्कूल में एनरोलमेंट जो बढ़ाना है,
आप देखेंगे हमारे देश में कई ऐसे जो फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास की फैमिली तो फिर भी इसे अफोर्ड कर सकती है, लेकिन कई ऐसे लोअर कैटेगरी के लोग भी हैं जो यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल सरकारी फीस पर भी भेजने के लिए कैपेबल नहीं है। तो उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो उनके बच्चे हैं वो अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या किसी वजह से स्कूल नहीं जाते हैं तो खाने की वजह से वहाँ पर स्कूल में जा सकें, कि उनके अगर मान लीजिए घर पर खाना अवेलेबल नहीं है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिलती है तो वो बच्चे खाने के लालच में स्कूल जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्कूल में जो एनरोलमेंट है वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये जो स्कीम है वो चलाई जाती है। इसके बाद में ये जो स्कीम है वो सबसे पहले 1925 में इसे चालू किया गया था, जो जिसमें कि मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसे चालू किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा जो मिड डे मील है वो भारत में सबसे पहले कब चालू की गई थी, तो 1925 में इसे चालू किया गया था और मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इसे चालू किया गया था। इसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट ने इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा यहाँ पर इसे लागू किया था 1995 में, जिसमें कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चे इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन वर्ष 2007 में बाद में इससे क्लास 8 तक बढ़ा दिया गया था। शुरू में इसमें क्लास 5th तक के बच्चे ही हैं उन्हें ही शामिल किया गया था। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद में जो वर्ष 2000 स्कीम में इस स्कीम का नाम कम्प्लीटली बदलकर इसे पीएम पोषण शक्ति निर्माण जो है वो नाम दे दिया गया, जिससे कि शॉर्ट में पीएम पोषण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये केवल एक स्कीम नहीं है, एक लीगल एंटाइटलमेंट भी है। इसमें जो स्कीम के तहत जो बच्चों को फूड दिया जाता है उसे कानूनी तौर पर भी सिक्योर किया गया है, जिससे कि ये जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें जो अपना फूड है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए और किसी के द्वारा इसे डिनाई नहीं किया जाए, और डिनाई करने की स्थिति में उसे जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर दिया जाए। इसमें जो लीगल एंटाइटलमेंट है उसमें जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो स्कूल हैं, जो क्लासेस हैं, उनमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसमें जो कार्रवाई है वो की जाती है और इनका जो एंटरटेनमेंट है वो यहाँ पर किया जाता है एनएफएसए 2013 के हिसाब से। तो जो मिड डे मील में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से जो भी फूड यहाँ पर दिया जाता है उसमें प्राइमरी क्लासेस में अगर देखें तो फूड ग्रेन जो दिए जाते हैं 100 ग्राम दिया जाता है। इसके बाद में जो पल्सेस दिए जाते हैं 20 ग्राम दी जाती है। वेजिटेबल दी जाती है 50 ग्राम, और ऑयल और फैट जो दिया जाता है वो यहाँ पर 5 ग्राम दिया जाता है। इसके बाद में अपर प्राइमरी क्लासेस की अगर बात करें तो जिसमें कि छठी 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। 1 से 5 तक के बच्चे जो हैं वो प्राइमरी क्लास में होते हैं। इसमें अपर प्राइमरी में अगर बात करें तो 150 ग्राम यहाँ पर फूड ग्रेन रखा गया है। पल्सेज यहाँ पर 30 ग्राम रखी गई हैं। वेजिटेबल जो है यहाँ पर 75 ग्राम रखी गई हैं, और ऑयल जो फैट है यहाँ पर 7.5 ग्राम यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर एक प्रॉपर जो डाइट है वो यहाँ पर निर्धारित की गई है, और प्रॉपर डाइट होने के बाद में जो बच्चे हैं उन्हें ये डाइट दी जाती है, जिससे कि जो उनका न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पर हो सके, और जो बच्चे हैं वो स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित भी हों, और स्कूल आने पर उन्हें जो खाना है वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मिल पाए। तो ऐसा नहीं है कि जो मिड डे मील की जो योजना है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा कई जो विभिन्न कई जो 100 कम से कम स्कीम है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कीम में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम यही देखने को मिलती है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही रेयर तरीके से हो पाता है, बहुत ही वर्स्ट तरीके से हो पाता है। इसीलिए हम लोगों का चाहिए कि जितने ज़्यादा लोग हमसे हो सके उतने लोगों को जागरूक करें, जिससे कि वो लोग जो अपने जो बेनिफिट यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया गया है नीचे तबके के होने की वजह से, वो बेनिफिट वो यहाँ पर उठा पाएँ, और जो अपना जो उत्थान का जो रास्ता है वो उनके लिए प्रशस्त हो सके। तो इस प्रकार का जो वर्क है वो हमें करना चाहिए, और इस प्रकार के वर्क में इन्वॉल्वमेंट भी रखना चाहिए। तो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से लेकर जो लेटेस्ट डाटा है उसका हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, और उसके तहत जो स्कीम्स हैं वो भी यहाँ पर बताई गई हैं, जिसमें मिड डे मील स्कीम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में जो इंटीग्रेटेड एक
चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर स्कीम भी जो चलाई जाती है, ये भी एक सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पर ये रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये कार्य करती है। आप ध्यान में रखिएगा, जो मिड डे मील है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत कार्य करती है, जबकि जो आईसीडीएस है वो यहाँ पर वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ पर कार्य करता है। वर्ष 1975 में इसे लागू किया गया था, जिसमें कि शुरू में एक या दो तीन स्कीम ही यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे स्कीम बढ़ती गई उसमें इसको शामिल किया जाता है। सबसे पहले जो है आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर जो एडमिशन है वो दिलाया जाता है, और आंगनवाड़ी में जो भी आशा वर्कर होते हैं या और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके द्वारा उन्हें उनकी देखभाल की जाती है, और उन्हें प्रॉपर जो एजुकेशन है वो यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, वो भी इसमें आईसीडीएस के तहत यहाँ पर शामिल की गई है। इसके बाद में नेशनल क्रंच स्कीम है, इसमें जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए ये स्कीम जो है वो चलाई गई थी, जिसमें जो उनके बच्चे थे उन्हें वहाँ पर लगभग शायद 7.5 घंटे के लिए जो है वो यहाँ पर क्रंच में छोड़ सकते थे, जिनसे कि उनकी जो प्रॉपर जो गाइडेंस है उनको वहाँ पर मिल पाए। इसके बाद में एडोलसेंट्स गर्ल्स के लिए जो है यहाँ पर स्कीम चलाई गई है। इसके बाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है वो भी आईसीडीएस में इंक्लूड की गई है। पोषण अभियान जो है उसे भी यहाँ पर आईसीडीएस में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर जो इस कन्वेंशन के तहत जो यहाँ पर इस प्रकार के जो राइट हैं वो यहाँ पर बच्चों को दिए गए हैं। राइट ऑफ द चाइल्ड यहाँ पर बनाया गया है, जिसे कि जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो मीटिंग थी 1989 की, उसमें यहाँ पर इसको अप्रूव भी किया गया है। तो इस प्रकार से यह जो एक बच्चा है उसका जो भोजन है उसका एक राइट के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। और इस कन्वेंशन का जो नोटिफिकेशन है वो 26 जनवरी 1990 में जारी किया गया था, और भारत ने इसे जो अपनाया था वो 1992 में 11 दिसंबर 1992 में इसे अपना लिया गया था। तो भारत में भी जो है वो राइट ऑफ द चाइल्ड यहाँ पर फूड को देखा जाता है, और सभी बच्चों को जो यहाँ पर खाना पहुँचाने की यहाँ पर जो कोशिश है वो सरकार के द्वारा की जाती है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी यहाँ पर आता है। 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जो हैं, जो या तो गर्भवती हैं या अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी जो मदर हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इन सबको जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, जिसमें कि इंजेक्शन जो होते हैं वो बीमारियों के इसमें लगाए जाते हैं। इसके बाद में प्री स्कूल एजुकेशन है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। रेगुलर जो हेल्थ चेकअप हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद में रेफरल सर्विसेज भी यहाँ पर दी जाती हैं, जिसमें कि एम्बुलेंस वगैरह जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड की गई है। तो इस प्रकार से जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है सर्विसेज को लेकर वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। दोस्तों, हमने हाल ही में जो अपना डिस्कशन किया था क्लासिकल डांस को लेकर, हमारा डिस्कशन डांस फॉर्म्स को लेकर शुरू था। वो क्लासिकल जो डांस थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 8 जो हैं वो क्लासिकल डांस हैं, उनका कंप्लीट डिस्कशन हमने कर लिया है। अब जो आज हमारे स्टैटिक पोर्शन में हम शुरुआत करते हैं फोक डांस ऑफ इंडिया के जो भी फोक डांस हैं उन फोक डांस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो इंडिया की जो फोक डांस है उसमें क्रूड और जो परफॉर्मेंस की जाती है वो लोकली की जाती है। लोकल जो स्टेट वाइज जो है जो ये लोकल डांस है वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो उन्हीं को लेकर इसमें बात करेंगे। सबसे पहले जो छऊ डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये छऊ डांस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट की लिस्टिंग है उसमें इसे क्लासिकल डांस ही माना जाता है, लेकिन जो स्कूल्स हैं उनके द्वारा अगर आप देखा जाए जो आर्ट से रिलेटेड जो इसके स्कूल हैं उनमें आर्ट ही जो है उनको क्लासिकल डांस को मान्यता
दी गई है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो आप ध्यान में रखिएगा। चाउ का जो मीनिंग एक्चुअल होता है वो छाया से होता है। छाया का मतलब जो शेडो होता है, जो हमारी परछाई होती है, उससे लेकर इस शब्द को यहाँ पर बनाया गया है। और इस शब्द में जो है वो मैथोलॉजिकल जो स्टोरीज होती हैं, जो राक्षस और भगवान के लड़ाई से संबंधित या उनके किसी उपदेश से संबंधित जो स्टोरीज होती हैं उनका नरेशन यहाँ पर किया जाता है। और उस नरेशन में जो है वो सर्प नृत्य का यहाँ पर उपयोग भी यहाँ पर किया जाता है, सर्पेंट डांस जिसे कहा जाता है। और मयूर नृत्य का भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इन दोनों में से एक नृत्य जो है वो उस नृत्य को परफॉर्म करके वो जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज का जो यहाँ पर नरेशन किया जाता है वो इन दोनों में से किसी एक डांस को लेकर किया जाता है। इसके बाद में जो चाउ डांस है उसे तीन रूप में यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि जो सराइकेला चाउ अगर पूछे तो ये झारखंड में इसे परफॉर्म किया जाता है। मयूरभंज अगर चाउ की बात करें तो ये उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। और सो पुरुलिया चाउ की अगर बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। इस प्रकार से ये तीनों जो स्टेट्स हैं, इन तीनों स्टेट्स में अलग अलग जो चाउ डांस है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। मयूरभंज जो जो डांस होता है उसमें जो मास्क होता है, इसमें बेसिकली इस डांस में क्या होता है, चाउ डांस में जो डांस करने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे एक बड़ा सारा जो मास्क होता है वो उसको धारण करते हैं। लेकिन जो मयूरभंज में जो डांस होता है उड़ीसा में, उसमें जो ये मास्क है वो यहाँ पर उपयोग में नहीं लाया जाता है। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने चाउ को जो अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट थी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की, उसमें इसको शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा जो फोक डांस है उसमें जो चाउ डांस है वो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर जो हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में जो दूसरा डांस आता है फोक डांस में, वो गरबा डांस होता है, जिसमें कि एक गर्भ बनाकर, एक गोला बनाकर, एक जो दिया होता है उसके सामने जो है इसे परफॉर्म किया जाता है। उसके चारों ओर जो महिलाएं हैं वो डांस करती हैं एक सर्कुलर मूवमेंट में, जिसे कि गरबा कहा जाता है। गरबा जो ये बेसिकली गुजरात में इसे आप देख सकते हैं, गुजरात में ये विशेषतः परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में जो डांडिया रास की अगर बात करें तो डांडिया रास भी जो है वो एक बहुत ही एनर्जेटिक डांस है। इस डांस को बेसिकली जो दुर्गा पूजा या दीपावली के आसपास जो समय होता है उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। और जो दुर्गा और महिषासुर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिकली ये डांस है वो किया जाता है। और इसमें जो स्टिक और जो सर्कुलर मोशन है उसका यहाँ पर यूज किया जाता है। स्टिक के द्वारा इस डांडिया को यूज किया जाता है, जिसमें जिसको इस स्टिक को ही जो है डांडिया यहाँ पर बोला जाता है। तो डांडिया रास इस डांस का नाम इसी वजह से पड़ा है। इसके बाद में आता है तारंगमल डांस परफॉर्मेंस, जो कि गोवा में इसे परफॉर्म किया जाता है और यूथ के द्वारा इसे यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। इसे जो परफॉर्म किया जाता है वो दिवाली और दशहरा और होली के दिन इसे परफॉर्म किया जाता है, जो कि एक दोनों रिलीजियस इम्पोर्टेंस रखते हैं अलग अलग। इसमें रेनबो के कलर का जो कॉस्ट्यूम है वो यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसमें कि मल्टी कलर फ्लैग्स होते हैं और विजुअल स्पेक्टिकल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो तारा गमल जो डांस है वो यहाँ पर गोवा में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में घूमर और गणगौर डांस है। ये जो डांस है वो राजस्थान की भील जाति के द्वारा इसे जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और इसमें जो मूवमेंट है वो मूवमेंट महिला के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि मल्टी कलर जो घाघरा है वो पहना जाता है। उस घाघरे को पहनकर ये जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दी जाती है। राजस्थान का एक और जो मशहूर जो यहाँ पर फोक डांस है उसे कालबेलिया कहा जाता है। ये कालबेलिया एक विशेष कम्युनिटी है राजस्थान की जो इस नृत्य को परफॉर्म करती है। और इस कालबेलिया पर जो डांस है उसे भी जो यूनेस्को की 2010 की लिस्ट है इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज की, उसमें इसको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से जो इसमें जो डांस परफॉर्मेंस की जाती है वो एक सरपेंट की तरह की जाती है। सांप और जो बीन बजाने वाला जो सपेरा होता है उन दोनों के बीच में इस डांस को
लेकर यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दी जाती है। जो पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी यहाँ पर इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये डांस है वो राजस्थान में काफ़ी मशहूर है और काफ़ी दूर दूर से लोग जो है इसे यहाँ पर देखने को आते हैं। तो इस प्रकार से जो फोक डांस हैं उस फोक डांस से संबंधित कुछ जो डांस फॉर्म्स थी उनके बारे में यहाँ पे आज डिस्कशन किया है। और इसी प्रकार से 2-3 लेक्चर्स में जो कंप्लीट जो फोक डांस हैं उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने साथियों के साथ में इसे शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो इन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो लेक्चर है उसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और जो लेक्चर है उसमें भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस यहाँ से आप जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, और जो पीडीएफ है लेक्चर की वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।